संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है। भारत का अमन चैन बना रहे, नेपाल या बांग्लादेश की स्थिति भारत में न निर्मित हो। या तो यूजीसी के नए नियमावली को आप वापस करिए या मुझे इच्छा मृत्यु की अनुमति प्रदान करिए। किसी को उत्पीड़न होने नहीं दिया जाए, कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे किसी को भी मिसयूज करने का अधिकार नहीं रहेगा। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। देश की यूनिवर्सिटी में एक कॉमन नारा होता है, लड़ो पढ़ाई करने को और पढ़ो समाज बदलने को। लेकिन आज स्वर्ण छात्रों का आरोप है कि वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में इस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं कि जब वो पढ़ने जाएं तो कहीं जातीय भेदभाव के झूठे आरोप में फंस ना जाएं, मतलब उन्हें फंसा ना दिया जाए। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी के नए नियम के विरोध में पूरे देश में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहा है। नियमों में बदलाव के विरोध की आंच अब चिंगारी से ज्वाला बनती नजर आ रही है। इस नए नियम के विरोध में छात्र, टीचर के साथ कई राजनेता भी हैं। नए बदलाव को हिंदुओं को जाति में बांटने वाला भी बताया जा रहा है, लेकिन जाति पर राजनीति करने वाली सभी पार्टियां लगभग इस पर बोलने से बच रही हैं। कुछ पार्टियां जरूर इसका समर्थन कर रही हैं, लेकिन सवाल है कि क्या यूजीसी का नियम सच में स्वर्ण यानी जनरल कैटेगरी में आने वाले छात्र छात्राओं के खिलाफ है? दरअसल 13 जनवरी को यूजीसी ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनिमय 2026 जारी किया। यूजीसी रेगुलेशंस 2026 में 3 बड़े बदलाव लेकर आया। इसमें जातीय भेदभाव की स्पष्ट परिभाषा दी गई है। इसमें कहा गया है कि जाति, धर्म, नस्ल, लिंग, पैदाइश के स्थान, दिव्यांगता के आधार पर पक्षपाती व्यवहार जो समानता में बाधा डाले उसे जातिगत भेदभाव माना जाएगा। इस डेफिनेशन में SC ST के साथ OBC छात्रों को शामिल किया गया है। वहीं झूठी शिकायत करने पर सजा का जो प्रावधान पहले ड्राफ्ट में था उसे फाइनल गैजेट में हटा लिया गया है। यानी अगर किसी छात्र के खिलाफ झूठी और जानबूझकर दुर्भावनापूर्ण तरीके से शिकायत की गई तो ड्राफ्ट में शिकायत करने वाले को फाइन या कॉलेज से सस्पेंड करने का प्रोविजन तो था, अब इसे हटा लिया गया है। जनरल कैटेगरी के छात्रों के विरोध प्रदर्शन की सबसे बड़ी वजहों में से यही एक वजह है, क्योंकि ये नियम एक तरफा दिखता है। यूजीसी के नए नियम के विरोध करने वालों का तर्क है कि भेदभाव की परिभाषा स्वर्ण छात्रों के खिलाफ क्यों है। आरोप है कि नए नियमों से स्वर्ण छात्र स्वाभाविक अपराधी की तरह ही देखे जाएंगे। ऐसा क्यों? आरोप है कि स्वर्ण छात्र के साथ भेदभाव हो तो उनके लिए शिकायत करने का प्रावधान ही नहीं है। झूठी शिकायत करने पर कोई सजा का प्रावधान क्यों नहीं होना चाहिए। आरोप है कि इक्विटी कमेटी में जनरल कैटेगरी के सदस्य की अनिवार्यता का जिक्र भी नहीं है। अगर आरोप वंचित वर्गों के लोगों के बीच ही लगे तो समिति क्या करेगी, इसका भी कोई डिटेल नहीं। छात्रों के साथ साथ संत समाज भी इस नए नियम के खिलाफ खुलकर सामने आ गया है। कई ब्यूरोक्रेट्स भी इसके खिलाफ है। बरेली सिटी मैजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री इसके विरोध में इस्तीफा दे चुके हैं। सरकार ने क्या कहा आगे बताऊंगी, लेकिन सवाल पब्लिक का है कि पूरे देश में प्रोटेस्ट, क्या सरकार यूजीसी के नए नियम को वापस लेगी? ये सवाल आज पब्लिक पूछ रही है।
17 जनवरी 2016 को हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रोहित वेमुला और 22 मई 2019 को महाराष्ट्र में डॉक्टर पायल तड़वी के आत्महत्या कर ली थी। दावा किया गया था कि जातीय उत्पीड़न के चलते उन्होंने सुसाइड कर लिया था। 29 अगस्त 2019 को रोहित और पायल के परिजनों ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की। जनवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को जातीय भेदभाव की शिकायतों का डेटा इकट्ठा करने को कहा, साथ ही नए नियम बनाने का निर्देश भी दिया, जिसके बाद ही ये नए नियम बनाए गए। नए नियम बन तो गए, लेकिन इसमें कई प्रावधान ऐसे बताए जा रहे हैं कि पूरे देश में विरोध प्रदर्शन होने लगा है। छात्रों के अलावा कई सामाजिक संगठन भी यूजीसी के विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं। यूजीसी के नए नियम को जाति के आधार पर बांटने वाला नियम बताया जा रहा है। हालांकि मोदी सरकार दावा कर रही है कि सब कुछ सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हुआ है। सुनिए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का ये बयान। एक बात बहुत विनम्रता से आश्वस्त करना चाहता हूँ, किसी को उत्पीड़न होने नहीं दिया जाए, कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे किसी को भी मिसयूज करने का अधिकार नहीं रहेगा। इसमें यूजीसी हो, भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, इसकी दायित्व रहेगी। मैं आश्वस्त करता हूँ, उसको जो व्यवस्था हुई है, भारत की कुछ भी व्यवस्था हो, संविधान की परिधि के अंदर होगा। और ये जो विषय आई है, ये तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में व्यवस्था है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भरोसा तो दिला रहे हैं, लेकिन जनरल कैटेगरी के छात्रों का विरोध बता रहा है कि इस नए नियम ने सरकार की मुसीबत बढ़ा दी है। बीजेपी के कोर वोट बैंक में सवर्ण वोटर्स भी शामिल हैं। ऐसे में इनकी नाराजगी का सीधा राजनीतिक नुकसान हो सकता है। फिलहाल बीजेपी के बड़े नेता यूजीसी के नए नियम पर सीधे बोलने से बच रहे हैं। समाजवादी पार्टी, जो पिछले कुछ समय से यूपी में ब्राह्मण पॉलिटिक्स पर खूब बोल रही थी, यूजीसी के नए नियम पर चुप हो गई है। हालांकि बीजेपी सांसद मनन मिश्रा अपनी ही सरकार के बनाए इस नियम पर सवाल उठा रहे हैं, तो कांग्रेस के कुछ पुराने नेता भी मोदी सरकार को घेर रहे हैं। ये सरकार चाहती ही नहीं है कि देश के बच्चे शिक्षा के अंदर आगे बढ़े। संस्थाओं पे पाबंदी लगाई जाएगी, उनके फंडिंग रोके जाएंगे, रिश्वत ली जाएगी। एक तरफ विरोध हो रहा है तो दूसरी तरफ नए नोटिफिकेशन का समर्थन भी किया जा रहा है। यूजीसी के नए नियम का मुद्दा आज ऑल पार्टी मीटिंग में भी उठा। आजाद समाज पार्टी के समर्थक चंद्रशेखर ने कानून का समर्थन किया। आरजेडी भी समर्थन में है, तो यूपी में बीजेपी के सहयोगी ओपी राजभर का दावा है कि जनरल कैटेगरी में कोई नाराजगी नहीं है। सुनिए किसने क्या कहा। बीजेपी को कोई नुकसान नहीं है और नाराज किस बात के लिए होंगे। सामान्य वर्ग मंदिर बनाने की बात किया, मंदिर बनवा दिया एनडीए सरकार ने। 10% आरक्षण की बात किया, आरक्षण भी सरकार ने दे दिया। तो नाराज काम कहाँ नहीं हो रहा है, नाराजगी कहाँ है। कई समूह, कई वर्ग के लोग इसे नाहक मुद्दा बना करके देश में एक बवेला पैदा करना चाहते हैं। भारत की सरकार ने चुप्पी साध रखी है, लेकिन जहां यूजीसी के मामले जो रपटे आई है, रपटों में जो कवच दी गई है एससी, एसटी और ओबीसी के लोगों को, इस पर कोई कंप्रोमाइज हो ही नहीं सकता। तो सिर्फ एससी एसटी के लिए नहीं, ओबीसी को भी जोड़ा है। तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि जब उसमें ईडब्ल्यूएस यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को जोड़ दिया गया है, जिसमें सारे ही सामान्य जाति के बच्चे हैं, ये अलग जो है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है जिसमें एससी एसटी ओबीसी नहीं है, सिर्फ सामान्य जाति के बच्चों को 10% आरक्षण दे दिया गया है, तो उनको भी उसमें ऐड कर लिया गया। तो फिर किसी को दिक्कत क्या हो रही है। इस नए नियम को लेकर संत समाज में भी आक्रोश है। जगत गुरु परमहंस आचार्य ने इस नए नियम के विरोध में इच्छा मृत्यु की मांग तक कर दी है। वहीं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद इसे हिंदुओं को जाति में बांटने वाला बता रहे हैं। मैंने देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पत्र भेज करके इच्छा मृत्यु की मांग किया है। या तो यूजीसी के नए नियमावली को आप वापस करिए या मुझे इच्छा मृत्यु की अनुमति प्रदान करिए, क्योंकि यूजीसी की नई नियमावली से देश के
35% सवर्णों के बच्चों को बेगुनाह होने पर भी फंसाया जाएगा। तो आपने एक जाति को दूसरी जाति के सामने क्यों खड़ा किया? ऐसा कानून क्यों लेकर के आए? अगर ये बात लोग उठा रहे हैं तो इसमें उनकी क्या गलती है? आप क्या कर रहे हैं? हिंदू के सामने हिंदू को खड़ा कर रहे हैं लड़ने के लिए, जाति दुश्मन बना रहे हैं। ऐसे में सवाल पब्लिक का है। सवाल नंबर 1, क्या कॉलेज कैंपस में समता के नाम पर लाया गया यूजीसी का नया नियम सचमुच जनरल कैटेगरी के छात्रों के खिलाफ है? कैंपस में ठाकुर पंडित पर दंगल, क्या यूजीसी का नया नियम हिंदुओं को जातियों में बांटने वाला है? सवाल नंबर 3, पूरे देश में प्रोटेस्ट, क्या सरकार यूजीसी के नए नियम को वापस लेगी? और सवाल नंबर 4 जो जनता पूछ रही है, क्या सरकार के आश्वासन के बाद यूजीसी के नए नियम का विवाद थम जाएगा या फिर और बढ़ेगा? ये सवाल आज पब्लिक पूछ रही है। सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर संतोष मेहरोत्रा, पूर्व प्रोफेसर हैं जेएनयू के, शेखर अय्यर वरिष्ठ पत्रकार हैं, शाइना एनसी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं शिवसेना शिंदे गुट की। हमारे साथ आज बादशाह आलम राष्ट्रीय प्रवक्ता आरजेडी के जुड़ रहे हैं, डॉक्टर आनंद रंगनाथन ऑथर हैं, प्रोफेसर हैं जेएनयू में, कमरुजमान चौधरी भी राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर आनंद रंगनाथन, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आज बहुत विरोध हो रहा है इन कई खेमों में इन यूजीसी के नए नियमों में। मैं पूछना चाहती हूं कि आप इस नियम के साथ खड़े हैं या खिलाफ खड़े हैं, और अगर खिलाफ हैं तो क्यों है? ऐसा क्या है इस नियम में? क्योंकि ये नियम, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि जितने दलित हैं, पिछड़े हैं, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए है। नमस्कार नाविका, और मेरे फेलो पैनलिस्ट को भी नमस्कार। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा है, और मेरा ये व्यू है कि यूजीसी के जो ये इक्विटी नियम हैं, ये पूरी तरह से अन्यायपूर्ण हैं और इनको बदलना ज़रूरी है। क्यों? नंबर 1, जो जाति भेदभाव के पीड़ित, उनकी परिभाषा दे रखी है इन लॉज में, उसमें सामान्य वर्ग को शामिल ही नहीं किया गया है। मतलब कोई कास्ट डिस्क्रिमिनेशन विक्टिम्स में जनरल कैटेगरी के लोग शामिल ही नहीं हैं। इसका मतलब किसी को अगर ब्राह्मण समाज के आदमी को अगर उसके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है तो वो कैटेगरी में नहीं आता है। और ये पता नहीं ड्राफ्ट किसने किए हैं कि उसके इमीडिएटली नेक्स्ट कह रखा है कि डिस्क्रिमिनेशन इंक्लूड्स एवरीथिंग। तो ये समझना चाहिए कि आपने गलत डेफिनेशन दे रखी है। नंबर 2, जो इक्विटी समितिज बनाई गई है, उनकी रचना में सामान्य वर्ग का जिक्र ही नहीं है, बाकी सारे वर्गों का जिक्र है। ये क्यों छोड़ा गया? और नंबर 3, जो झूठी शिकायतों को सजा देने का नियम होना चाहिए, वो नहीं है। किसी भी कानून को नाविका ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वह सभी को न्याय दे, ना कि सिर्फ कुछ लोगों को। एक अच्छा कानून दुरुपयोग किया जा सकता है और इसमें अच्छे कानून का कोई दोष नहीं है, लेकिन आप एक बुरे कानून का दुरुपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि आप इसे सिर्फ उपयोग कर सकते हैं। और यही होगा, जैसा कि मार्टिन लूथर किंग ने कहा था, कहीं भी हो रहा अन्याय हर जगह हो रहे न्याय के लिए खतरा है। अन्याय को सुधारना जरूरी है, लेकिन इसको दोबारा लागू करके नहीं सुधारा जा सकता नाविका। निरपराध लोगों को उन पापों की सजा देना जो उन्होंने खुद नहीं किए, अन्याय को सुधारना नहीं है, बल्कि इसे जारी रखना है। और उसका सबसे हिंसक और बदले की भावना वाले रूप में यह आगे आया है। यूजीसी के इक्विटी लॉज कैंपस में हो रहा एक अन्याय है, जो देश में हो रहे न्याय के लिए खतरा बनेगा। मैं पहले ही कह चुका, और आपने देखा होगा पिछले 2 दिन से एक स्पोक्स पर्सन है, वो कह रहे हैं कि फर्जी केसेस ठोके जाएं सवर्ण पे, उनको फंसाया जाए। ये आगे जाके होगा। और जो मिनिस्टर जी कह रहे हैं कि कोई इनको मिसयूज नहीं करेगा, मैं मानता हूं वो ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा, ओनली अ गुड लॉ कैन बी मिसयूज्ड, बैड लॉ विल बी यूज्ड एंड पीपल आर गोइंग टू यूज इट। बहुत सही कह रहे हैं, और हम बचपन से यही पढ़ते रहे हैं कि कानून की आंखों में हम सब बराबर हैं। तो ये नया कानून क्यों, और इस नए कानून में एक बड़े वर्ग को बाहर क्यों रखा गया है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और जो बात आनंद रंगनाथन कह रहे हैं, उसकी तरफ, जिसकी तरफ वो इशारा करें, कह रही हैं कि ये जनरल कैटेगरी और सवर्ण वर्ग के लोगों को फंसाया जाना चाहिए। शाइना एनसी जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं,
क्या जानबूझकर अपर कास्ट को, जनरल कैटेगरी के लोगों को फंसाए जाने के लिए आप ये नए रूल लेकर आए हैं? नंबर 2, किसी से बात करते हुए उन्होंने मुझे एक उदाहरण दिया और ये कहा कि कहीं एक अपर कास्ट की लड़की किसी कॉलेज में पढ़ती है, उसे कोई SC ST की तरफ से या OBC की तरफ से कोई लड़का प्रपोज करने की कोशिश करता है और उसका उसमें इंटरेस्ट नहीं है, अपनी स्वेच्छा से इंटरेस्ट नहीं है। अब उसको क्या माना जाएगा? उसको माना जाएगा कि आपने कहीं ना कहीं कोई गलत भावना से मना कर दिया है, कास्ट देखकर मना कर दिया है। क्या उस लड़की का अपना डिसीजन कोई मायने नहीं रखेगा जस्ट बिकॉज वो जनरल कैटेगरी की है? ये एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, लेकिन एग्जाम्पल बहुत बहुत तगड़ा है। मैं पूछना चाहती हूं, ये प्रावधान क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन? सर्वप्रथम नाविका जी, यूजीसी का एक ही लक्ष्य है कि सबको इक्वालिटी मिले, जितने भी विद्यार्थी हैं उनको मौका मिले और कहीं भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो। अभी आपने सवाल पूछा महिलाओं को, ये इक्विटी जो कमिटीज हैं वहां शेड्यूल कास्ट भी है, शेड्यूल ट्राइब भी है, OBC भी है, महिला भी है, दिव्यांग भी है। तो क्या एक महिला जनरल कैटेगरी में नहीं आती है? मैं पूछना चाहती हूँ कि जब महिला की आप बात करते हैं तो महिला का जात पात धर्म के आधार पे नहीं है, वो है, यहाँ ये प्रावधान है 24/7 जो एक हेल्पलाइन है, जहां पहले कभी ये हेल्पलाइन था ही नहीं, जहां पेनल्टीज है, जहां इंस्टीट्यूशंस में जहां फंडिंग का दुरुपयोग किया जाता है, जहां अंडरहैंड डीलिंग्स है, वहां भी ये प्रावधान लाया गया। तो मैं आपसे विनती करूंगी कि ये होगा तो ये होगा, इसके ऊपर न चर्चा करते हुए ये देखें कि कैसे इस सिस्टम को बेहतर किया जाए। जब इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर्स की हम बात करते हैं आज, तो क्या है लक्ष्य? एक ही लक्ष्य है ना कि यू हैंडल कंप्लेंट्स एंड यू मेक श्योर दैट देयर आर कंप्लेंट्स व्हिच आर डेल्ट विद अप्रोप्रिएटली। जब आप यूजीसी 2026 की चर्चा करते हैं तो बहुत सारे कंट्रोवर्सीज लोगों ने बोला है कि जनरल वर्सेस नॉन जनरल, OBC, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब सिस्टम्स आते हैं इन प्लेस और जहां 24/7 हेल्पलाइन है, जहां कुछ भी गलत हो रहा है तो आप भी उजागर कर सकते हैं। और ये पूरे जो प्रावधान है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस, लेकिन ये गाइडलाइंस ये भी कहते हैं कि जनरल हेल्पलाइन जो है उस पर अगर ये कमिटी सोचे तो वो पुलिस को बता दे। वो तो यूजीसी चेयरमैन को भी बाद में कंप्लेंट भेजेंगे, पहले पुलिस को बता देंगे। यानी केस तो लग गया, बचने के तरीके आप ढूंढे। आनंद रंगनाथन, क्या ये नियमित तरीके से इक्वालिटी और इक्विटी प्रोवाइड करता है? देखिए शाइना जी की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि वो कमिटी के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे उसमें लिख रखा है कि विमेन विल बी इंक्लूडेड। इन्होंने पूछा क्या जनरल कैटेगरी विमेन में नहीं आती? बिल्कुल आती हैं। मैं शाइना जी से पूछना चाहता हूं, क्या दलित कैटेगरी विमेन में आती है शाइना जी? ऑफ कोर्स आती है। क्यों मेंशन किया अलग से? दलित क्यों मेंशन किया है अलग से? दलित और SC ST क्यों मेंशन किया है? वो सब भी तो आते हैं। क्योंकि उसमें महिला पुरुष दोनों है ना। तो जनरल कैटेगरी में भी महिला पुरुष दोनों है। ये सवाल महिला पुरुष दोनों जनरल कैटेगरी में भी है। एक में आप स्पेसिफिकली प्रोवाइड करेंगे, दूसरे में नहीं करेंगे। ये ऑन द फेस ऑफ इट अनइक्वल लगता है, इसमें समानता है ही नहीं। ये समानता पूरी पहले मिनट से आपने खुद ही खारिज कर दिया शाइना NC जी। बल्कि नहीं नाविका जी, बल्कि आप होलिस्टिकली देखें तो इस देश की परिस्थिति और परिभाषा भी बदल चुकी है। जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC तक सीमित था, वहां महिलाओं को इंक्लूड करके मुझे लगता है 50% आबादी वहीं पर आ जाती है। दिव्यांग, क्या आपने कभी भी सोचा कि दिव्यांग को भी जोड़ देंगे इस पूरे कैटेगरी में? तो आपका कहने का मतलब मैं समझ गई, महिलाओं का आपने खास ध्यान रखा है, लेकिन हमारे बेटे हैं, उन्हें ये फेस करने दो, उन्हें इक्वालिटी की जरूरत नहीं है। क्या आप यही कहना चाह रही हैं? और कमरुज़मान चौधरी, बच्चे हों, बेटियां हों या बेटे हों, एक ही तराजू में होने चाहिए। किसी ने ये नहीं कहा
कि डिस्क्रिमिनेशन उनमें होना चाहिए। मैं पूछना चाहती हूं कि ये जो यूजीसी के नए रूल हैं, इसमें एससी, एसटी, ओबीसी, महिला, दिव्यांग हैं, लेकिन जनरल कैटेगरी का मेंशन नहीं है। और कहीं पर भी फेक कंप्लेंट्स होने पर कोई भी पेनल्टी नहीं है। और ये फेक कंप्लेंट्स कितनी हो चुकी हैं, कोर्ट्स में कितनी सुनवाइयां चल रही हैं। ऐसे एक तो शख्स हैं जिन्होंने 18 ऐसे एससी एसटी एक्ट के केसेस लगाए हुए हैं यूपी में, वो भी अपने पॉलिटिकल राइवल्स के खिलाफ, अपने बिजनेस राइवल्स के खिलाफ, प्रॉपर्टी डील्स के खिलाफ। अब इसका मिसयूज हो सकता है, मैं नहीं कह रही हूं कि हर इंसान करेगा, लेकिन हो भी सकता है। उसके लिए भी तो रूल्स में प्रावधान होने चाहिए। क्या ये नए रूल्स वो प्रावधान, वो सेफ्टी वाल्व रखता है या नहीं? नाविका जी, सबसे पहले देखिए, यहाँ पे आपके साथ आज हम 6 लोग यहाँ पे पैनलिस्ट है, जबकि सबसे इंपॉर्टेंट पैनलिस्ट जो है आज मिसिंग है, भारतीय जनता पार्टी का एक प्रवक्ता। समझ में नहीं आया, शायद आपने इनवाइट नहीं किया होगा। नहीं, मैंने बिल्कुल इनवाइट किया था, रोजमर्रा की तरह। भारतीय जनता पार्टी भी नहीं आई, लेकिन समाजवादी पार्टी भी नहीं आई। ये मैं साझा कर दूं अपने दर्शकों यहाँ पे के देखिए, साथ। आज देखिए जिस तरह से आनंद रंगनाथन जी सरकारी हिमायत करते थे इतना दिन, आज उसका विरोध में खड़े हैं। यहाँ पे बहुत सारे कुछ सवाल जवाब करने का समय आ रहा है। वो प्रूव करता है कि उनकी थिंकिंग इंडिपेंडेंट है। जिस मुद्दे पर वो सपोर्ट करना चाहते हैं वो करते हैं, जिस मुद्दे पर सपोर्ट नहीं करना चाहते वो नहीं करते हैं। ये बिल्कुल फ्री थिंकर की आजादी होती है। उनका नाविका जी, आप प्रवक्ता ना बने, आनंद जी का वो जवाब दे देंगे, लेकिन सवाल यहाँ पे जो मुद्दा का बात उठ रहा है यहाँ पे, देखिए आनंद जी मेरे को 2 मिनट का समय दीजिए, मैं बात खत्म करूंगा। ये देखिए, ये एक चरित्र बन चुका है, ये एक चरित्र बन चुका है मोदी सरकार का। चाहे किसान कानून हो, जमीन अधिग्रहण हो, पर्यावरण नियम हो या शिक्षा कानून हो, मोदी सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड साफ है। बिना सलाह, बिना मशवरा के कानून बनाओ, नियम बनाओ, उसके बाद जब लोग सड़कों पे उतरेंगे तो विरोध होगा, उसके बाद उसको वापस लो। ये मजबूत नेतृत्व का निशानी नहीं है, ये है कायर नीति और कायर विफलता, नीति विफलता का निशानी है। जबकि कांग्रेस पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में रोहित वेमुला एक्ट का जिक्र किया था कि हम अगर सत्ता पे आते 2024 में तो हम रोहित वेमुला एक्ट पार्लियामेंट के जरिए हम बनाएंगे, और लोगों को जिस तरह से यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में लोगों को शोषण किया जाता है या पीड़ित लोगों के खिलाफ जो भी कानून बनाना है हम बनाएंगे कानून की तरफ। लेकिन आज मोदी सरकार ने क्या किया, यही जो एक महत्वपूर्ण कानून जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि आपको लागू करना है, उसने लाया एक रूल्स का तहत। ये रूल्स तो आज है, कल पन्ना जो है फाड़ देंगे, रूल्स खत्म हो गया। तो किस तरह से ये दिखावा कर रहे हो? आज आपके पास अगर इंसाफ दिलाने का बात आप करते हो, आप तो कह रहे हैं रूल्स आज है कल चले जाएंगे। आज जो रूल्स है उन पर आप कुछ नहीं कह रहे, आपका पॉलिटिकल एजेंडा तो क्लियर है। डॉक्टर मेहरोत्रा, अब मुझे ये बता दीजिए कि ये क्रिटिसिज्म कि आज रूल्स हैं कल फट जाएंगे, ये तो कमरुज़मान चौधरी बता रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे कि रूल्स क्या इक्विटी या इक्वालिटी बता रहे हैं या फिर सिर्फ एक सेक्शन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सवाल तो यही है और प्रोटेस्ट भी इसी बात का है। आप इसे कैसे देखते हैं? आप अपने आप को अनम्यूट कर लें सर। कुछ तथ्य प्रस्तुत करने की इजाजत मांग रहा हूं नाविका जी। जी। गुरु जगदानंद जी फरमा रहे थे कि उच्च जाति के लोग 35% हैं हमारे समाज में, वो 35% के आसपास भी नहीं है, वो 35% का आधा भी नहीं है, वो लगभग 15% हैं और उससे अधिक नहीं है। अर्थात 85% लोग हमारे देश के या एससी या एसटी या ओबीसी हैं। तो पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये देखिए कि आपका शो क्या दिखा रहा है कि इंदौर में कि विरोध हो रहा है, जबलपुर में, कानपुर में, सहारनपुर में, लखनऊ में, यानी कि यूपी और मध्य प्रदेश यानी कि भाजपा शासित राज्यों में हो रहा है।
और संत समाज से इसमें क्या लेना देना? संत समाज इसमें क्यों लपक करके के बीच में आ गया है? और भाजपा के जिन प्रवक्ता को आप लेकर के आई, भाजपा का कोई प्रवक्ता है नहीं। अभी मैंने यही बताया कि भाजपा ने अपना प्रवक्ता भेजा नहीं। मैं क्लैरिफाई नहीं, इस पैनल पे बहुत से लोग हैं जो भाजपा के प्रवक्ता हो सकते हैं, मगर मैं ये कहना चाहूंगा कि मनन मिश्रा जी जो भाजपा के प्रवक्ता हैं, या आपने उनका इंटरव्यू सुनाया, वो सांसद हैं जी। हाँ, वो सांसद हैं, बड़ी अच्छी बात है। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि वो भी उच्च जाति के हैं, यानी कि उच्च जाति वाले लोग ही विरोध कर रहे हैं। किसी ओबीसी ने या किसी एससी या एसटी ने इसका विरोध किया? आपने अभी तक ये तो नहीं बताया जो आजाद बता रहे थे, जो एससी लीडर हैं, कि ईडब्ल्यूएस के लिए आपने एक रिजर्वेशन कर दिया है, यानी कि 50% लोगों के लिए रिजर्वेशन है, उसके ऊपर से इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस अपर कास्ट के 10% उसमें और आपने रिजर्वेशन कर दिया। उसके बारे में तो कोई चर्चा नहीं कर रहा। और सुनिएगा, यूनिवर्सिटीज का हाल, क्योंकि मैं भी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर रह चुका हूं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में, तो आप ये पाइएगा कि हमारे देश की विश्वविद्यालयों में स्थिति ये है कि जो रिजर्व सीट्स हैं एससीज के लिए वो भर्ती नहीं, जो एसटीज के लिए वो भर्ती नहीं, जो ओबीसीज के लिए वो भर्ती नहीं। भर कौन सी जाति हैं? उच्च जाति वाले, वो ओवर रिप्रेजेंटेड होते हैं अधिकतर। तो इसीलिए कानून ऐसे बनाओ कि उनके खिलाफ चले जाए। कानून ला रहे हैं। तो कानून ऐसे बनाओ कि उनके खिलाफ चले जाए। शेखर अय्यर, क्या ये आर्गुमेंट, एक सेकंड, आप किस आधार पे बोल रहे हैं कि ये कानून उनके? आपने अभी तक एक शब्द रोहित वेमुला का नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? रोहित आपने नहीं सुना? मैंने पूरे इंट्रोडक्शन में आजाद साहब को भी सुनाया, रोहित वेमुला का रेफरेंस भी दिया, सुप्रीम कोर्ट के केस का भी हवाला दिया, हर चीज बताई, लेकिन आप सुनते वो हैं जो आप सुनना चाहते हैं। लेकिन शेखर अय्यर जी, मेरा सवाल कुल इतना है कि अगर 85% बाकी जातियों के हैं और सिर्फ 15% जनरल कैटेगरी या उच्च जाति हैं, तो फिर ये तो माइनॉरिटी हो गए। प्रोटेक्शन तो इन्हें चाहिए, इनकी प्रोटेक्शन की तो कोई बात नहीं हुई रूल्स में। मैं ये पूछना चाहती हूं कि कोई भी कानून, मैं मानती हूं एससी एसटी ओबीसी सबको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन कोई भी कानून क्या बैलेंस के बिना हो सकता है? एक तरफ को प्रोटेक्शन दे दे और दूसरी तरफ के लिए इतना खुला छोड़ दे मैदान के कोई भी कुछ भी उनके खिलाफ मिसयूज कर ले, तो उसे आप फेयर कानून कहेंगे? नाविका जी, ज्यादातर मैं समझ रहा हूं, जितना मैंने देखा है, कई गलत फहमियां फैली गई है। देखिए, ये कानून इसलिए लाया गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2025 में एक जजमेंट देकर सरकार को कहा कि अभी 2012 की जो आपके रेगुलेशंस है वो मैंडेटरी नहीं है। इसीलिए क्योंकि जो हालतें हैं आईआईटीज में, बाकी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, जहां पिछड़े वर्ग के दलित समाज के जो छात्र हैं, वो कई जगह आप सुइसाइड की केसेस देखे, बाकी सब चीजें देखे, इसलिए ऐसा एक व्यवस्था करिए जहां पे इस तरह का चीजें रिपीट ना हो। इसलिए कई इन्होंने सजेशन सरकार को दिया था। ये मैटर पब्लिक डोमेन में ड्राफ्ट रूल्स आया फरवरी 2025 में। उसके बाद पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी दिग्विजय सिंह ने भी इस पर टिप्पणी की है। ये लगातार ये चल रही है, लेकिन ये डिबेट फोकस में नहीं आया। लेकिन अभी जो बनाई गई है, देखिए, उसमें केवल जो बातें हैं, एक इक्विटी कमेटी की है, एक इक्विटी स्क्वाड की है, ये सारी चीजें जो है, ये कहीं भी ये नहीं है कि ये केवल जो बाकी जो नॉन रिजर्व कैटेगरी के खिलाफ है। एक प्रकार से मुझे लग रहा है एक बड़ी दो चीजें कोशिश हो रही है नविका जी, जिसको लेकर आप जानते हैं, जब रोहित वेमुला के मैटर में भी पहले क्या था कि वो दलित है, लेकिन उनके पास दलित सर्टिफिकेट लेकर बड़ा सवाल हुआ था। और दूसरी बात अभी क्या हो रही है, एक कोशिश जो उत्तर प्रदेश में क्या हो रही है, योगी के खिलाफ एक बड़ा ये शुरू हो गया है, उसमें रूलिंग पार्टी के अंदर भी लोग हैं। अभी एक ऐसी चीजें बनाई जा रही है देश भर में
छात्रों को मिसगाइड करके, मैं कहता हूं मिसगाइड करके ऐसे एक बना दो कि बीजेपी के खिलाफ जनरल कैंडिडेट, मतलब जनरल कम्युनिटी में हो जाएंगे, और ये कुछ बैलेंस नहीं करेंगे तो ओबीसी में हो जाएंगे। देखिए, ये मैटर पर से देखना चाहिए, और पर से देखेंगे। देखिए, एक ही ऑब्जेक्शन जो है, जो मैं मानता हूं एक जेन्युइन हो सकता है, कि इसमें फॉल्स कंप्लेंट करने पर कोई कार्रवाई की बात नहीं है, जो हटाया गया। लेकिन दिग्विजय सिंह तो चाहते थे कि भाई आप स्पेसिफिक कर दो कि हैरेसमेंट ऑफ ओबीसी केवल रखो, उसमें बाकियों को मत रखो। इसमें सारी कम्युनिटीज की, मतलब यानी कि वोट बैंक का खेला एक और शुरू हो गया है, सारी पॉलिटिकल पार्टियों को मिल गया। आनंद रंगनाथन, आ रही हूं, पब्लिक के कुछ सवाल है। किशोर पंडित इलाहाबाद यूपी से पूछ रहे हैं, क्या यूजीसी के नए नियम ने कांग्रेस राज में लाए गए कम्युनल बिल की याद दिला दी? जो काम मुसलमानों के लिए कांग्रेस ने किया, क्या वही काम पीएम मोदी ने ओबीसी के लिए कर दिया? सवाल संजय मिश्रा भदोही यूपी से भी पूछ रहे हैं, क्या गारंटी है कि यूजीसी के नए गाइडलाइंस का एससी एसटी और दहेज कानून की तरह दुरुपयोग नहीं होगा? एसके जैन दिल्ली से पूछ रहे हैं, जन भावना का सम्मान करते हुए केंद्र सरकार क्या यूजीसी के नए प्रावधान पर रोक लगाएगी या संवाद का रास्ता अपनाएगी? ये सवाल है। बादशाह आलम जी, आप कहाँ खड़े हुए हैं इस पूरे डिबेट पे? क्योंकि आपकी तो नेता कह रही हैं कि अगर गलत कोई केस हो तो हमें लगाना चाहिए, अगड़ी जातियों पर ऐसे केस लगने चाहिए, गलत कंप्लेंट बनने चाहिए। ये इस तरह के बयान जो हैं, क्या आपकी पार्टी को शोभा देते हैं? नहीं नहीं, वो ये बात नहीं कहना चाह रही हैं। वो जो कहना चाह रही हैं उसको आप समझ नहीं पाई शायद। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं, मैं भी उसी पार्टी का वो हूं, प्रवक्ता हूं। ये कानून जो अभी यूजीसी लाई है, ये जो रेगुलेशन इनका आया है 2025, तो ये देखना चाहिए नाविका जी के ये इसकी जरूरत क्यों पड़ गई इस कानून को लाने के लिए। तो जब पहले समाज में कोई बीमारी फैलती है तो उस बीमारी का दवा का इलाज किया जाता है। तो ये कानून जो है, दवा बनाई गई, ये तो कड़वी है, लेकिन ये जो है सामाजिक न्याय के लिए और जाति प्रथा को खत्म करने के दिशा में एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। क्योंकि आज यूनिवर्सिटी, आपने जैसे अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को इंस्ट्रक्शन दिया कि इस तरह के डाटा जो है आप दें। 2025 में ये कानून बनाया गया, जो रोहिल 25 में। तो ये डाटा जो आया है, उसमें जो डाटा में ये है कि 118% जो है प्रताड़ना बढ़ी है ओबीसी, जनरल, एसटी, एससी के कैंडिडेट के साथ। तो उनके साथ जब ये ऐसी प्रताड़ना की जा रही है यूनिवर्सिटी के अंदर, ये रिकॉर्ड यूजीसी ने इकट्ठा करके दिया है। जब उसके ऊपर ये रेगुलेशन आया तो इसमें किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा रहा है, बल्कि जिनको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा था उससे उनको बचाया जा रहा है। तो ये इस दिशा में अच्छा कदम है सरकार का। ये डेटा बहुत मिसलीडिंग है जो आप बता रहे हैं, क्योंकि केसेस कितने, 123 केसेस है आनंद रंगनाथन, 123 केसेस में अब ये 118%। हाँ, यानी कि अगर सारे समूचे यूनिवर्सिटीज, कॉलेज, 50,000 से ज्यादा कॉलेजेस हैं, सबको मिला के देखा जाए तो ये केसेस 0.001% के हैं, लेकिन ग्रोथ 118% दिखा देंगे तो ऐसा लगेगा कि इतनी प्रताड़ना हो रही है। नहीं नाविका, प्लीज मुझे ध्यान से सुनिएगा। मैं दो चीजें कहना चाहता हूं। एक, अगर केसेस हो 0.00001% भी, तो भी मैं एक लॉ लाने के पक्ष में हूं, क्योंकि लॉ स्टैटिस्टिक्स पे नहीं चलता। कल को आप कह दें कि अरे भाई सिर्फ 2 मर्डर हुए हैं तो लॉ रखना ही नहीं चाहिए हमें मर्डर्स को पनिश करने के लिए, ऐसे लॉ नहीं चलता। अगर कहीं एक इनजस्टिस भी हो रहा है उसके लिए भी लॉ लाना चाहिए। बात लॉ की है ही नहीं। और जैसे कम्युनिस्ट पार्टी के प्रवक्ता है वो रोहित वर्मुला की आपकी बात कर रहे थे, बात किसी की भी नहीं है, बात है जस्ट लॉ की और अनजस्ट लॉ की। और यहां मैं शेखर जी को भी थोड़ा करेक्ट कर दूं, जैसे मैंने कहा कि जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की डेफिनेशन है विक्टिम्स की, उसमें जनरल कैटेगरी के लोग इंक्लूडेड है ही नहीं। इसका मतलब ब्राह्मण्स कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, दैट इज अनजस्ट। और नंबर 2, ये भी यहां पे भी आप गलत है शेखर जी, जो इक्विटी कमेटी की कॉम्पोजिशन है उसमें दलित मेंशन किया है, उसमें माइनॉरिटीज मेंशन, सॉरी एससी एसटी मेंशन किया है, उसमें विमेन मेंशन किया है, लेकिन उसमें जनरल कैटेगरी मेंशन क्यों नहीं किया? वही मैंने शाइना जी से पूछा, अगर ये कास्ट एग्नोस्टिक बना दें, अगर ये कहें कि जिसके अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रही है,
उसको ये लॉ अप्लाई करते हैं। आई हैव नो प्रॉब्लम, आई हैव नो प्रॉब्लम विद द लॉ। हाथ ऊपर हो रहे हैं मेहरोत्रा जी, डॉक्टर मेहरोत्रा बादशाह आलम जी कह रहे हैं कि 118% बढ़त हो चुकी है। मैं बता दूं 2020 में 173 केस थे, अब 378 केस है, इसको बताया जा रहा है। लेकिन इसका बेस क्या है? 4 करोड़ स्टूडेंट्स और 50,000 कॉलेज, यानी कि 0.001% इस तरह के रिपोर्ट होते हैं कोई केसेस। तो यानी कि मच्छर मारने के लिए क्या तलवार निकाल लेंगे? एक ये सवाल जनता पूछ रही है। नहीं सवाल ये नहीं है जो आप उठा रही हैं, सवाल ये है कि कितने केस दर्ज होते हैं और कितने केस लोग डर के मारे सामने नहीं लाते और दर्ज नहीं करते। मोटी बात समझने की ये है कि केस दर्ज करने में भी लोग, जो गरीब तबका है, जो पिछड़ा तबका है, जो हमेशा से शोषित रहा है और उस पर अगर अत्याचार होता है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो आगे बढ़ के कंप्लेंट करने में हिचकिचाएगा। लेकिन आप कानून ऐसा ले आए तो शेखर अय्यर आप क्या कहेंगे? ये कम्युनल वायलेंस बिल भी तो आया था यूपीए सरकार के दौरान, और तब स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने कहा था कि आपने तो मेजॉरिटी को पहले से ही डैम कर दिया, यानी कि ये तय कर लिया कि जो हिंदू है वो कहीं ना कहीं गलती कर ही रहा है। उसी तरह ये बिल है कि जनरल कैटेगरी कटघरे में ही खड़ी है, उनको अपने बचाव के लिए कोई रिप्रेजेंटेशन की जरूरत है ही नहीं। अज्यूम दैट जनरल कैटेगरी ने कुछ ना कुछ गलत ही किया होगा एससी एसटी के साथ। ये अजम्पशन क्या गलत नहीं है? थोड़ा ज्यादा ही एक एग्जैजरेटेड व्यू है। देखिए, अगर कोई भी कमिटी हो जिसमें जो कंप्लेंट को ना लगे कि मुझे न्याय मिलेगा, इसीलिए ये प्रावधान की भाई उनकी जो 10 मेंबर में 5 मेंबर उस वर्ग के होंगे जहां से कंप्लेंट आएंगे, बाकी तो 5 तो जनरल के ही होंगे, और कौन होंगे? नहीं, कहां लिखा है? अगर आप रूल्स बना रहे हैं, अगर आप रूल्स बना रहे हैं तो शाइना एनसीजी इसका उल्लेख नहीं होना चाहिए। 5 मेंबर आपने डिस्क्राइब किए, बाकी के मेंबर कौन होंगे? उस पर इतना सन्नाटा क्यों? नाविका जी, यहाँ तुलना हम क्या कर रहे हैं? कोई बोल रहे हैं कि मर्डर हो तो केस रजिस्टर होता है या नहीं। ये एजुकेशन है, ये हायर एजुकेशन है, जहाँ जो कोई भी डिस्क्रिमिनेशन है तो ये 24/7 हेल्पलाइन है। जहां कोई भी आपत्ति है तो रिड्रेशल सिस्टम्स है। जहां कोई भी इंस्टीट्यूशन फ्रॉडुलेंटली पैसा ले रहे हैं तो वहां भी आप ला सकते हैं। आपने सिर्फ एक ये जो इक्विटी कमेटी को ही लेके जनरल नॉन जनरल की बात कर रहे हैं, जहां इतनी बड़ी संख्या की महिला है इस देश में जो चाहती है कि ये मौका मिले। दिव्यांग जिनके पास कहीं हमने ये सोचा भी नहीं था कि उनको इंक्लूड करे, वो भी इंक्लूडेड है। तो ये सब चीजों के ऊपर सोचिए ना। क्रिमिनलाइजेशन इन द कॉलेज कैंपस, सवाल इस बात का है क्या जो छात्र छात्राएं हैं पढ़ेंगे या फिर हर वक्त ये सोचेंगे कि अगर किसी से मजाक किया तो ये SC ST केस ना बन जाए। वो अपनी बात जाहिर करेंगे अपने स्कूल से निकलने के बाद, पहली बार इस तरह की आज़ादी महसूस करेंगे, या यही सोचते रहेंगे अरे भाई ये मेरा दोस्त नहीं, ये तो मेरे पे केस कर सकता है। क्या हम दीवारें खड़ी कर रहे हैं? क्या हम किसी को महफूज कर रहे हैं? सवाल इस बात का है। फिलहाल इन रूल्स को देखते हुए हम देख रहे हैं किस तरह से पूरी तरफ एक तरह से विरोध प्रदर्शन जारी है, और कोई लोग पहले से आकर कह रहे हैं कि आइए इसका हम ऐसा इस्तेमाल करें कि दूसरों को सबक सिखाएं। ऐसे में क्या मत है पब्लिक का? पब्लिक सवाल पूछ रही है। प्रिंस राज रांची से पूछ रहे हैं, यूजीसी के नए प्रावधान देखकर ऐसा लगता है जैसे सिस्टम ने पहले से मान लिया कि जनरल कैटेगरी के छात्र पीड़ित हो ही नहीं सकते। क्या यही सबका साथ सबका विकास है? असित मोदी व्हाट्सएप पर पूछ रहे हैं, क्या नौकरशाह यूजीसी विरोध प्रदर्शनों की आड़ में राजनीति में प्रवेश करने का अवसर तलाश रहे हैं? तमाम
इसमें लोगों के मत आ रहे हैं, आप कहां खड़े हैं जरूर लिखकर भेजिएगा। आज तमाम पैनलिस्ट को और दर्शकों आपको धन्यवाद करती हूं, लेती हूं इजाजत, नमस्कार।